नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में आज की सुबह 5 लाख परिवारों के लिए मंगलकारी होने वाली है और वहीं पीएम मोदी आज 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश करवाएंगे और पीएम मोदी आवास योजना ग्रामीण तहत बनाए गए घरों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों को देंगे और इस मौके पर पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे और वहीं देश के हर जरूरतमंद परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा और यही इस दिशा में एक और कदम है। और इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश में नए घरों में शंख, दीप, फूल और रंगोली सहित पारंपरिक उत्सव भी आयोजित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में कई अनूठे और अभिनव कदम देखे जा रहे, जैसे महिला राजमिस्त्री सहित हजारों राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना, फ्लाई एश ईंटों का उपयोग करना और महिला स्वयं सहायता समूह को सेटरिंग सामग्री के लिए ऋण प्रदान करने और परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्हें सशक्त बनाना। और वहीं 1 अप्रैल 2016 में पीएम आवास योजना शुरुआत हुई थी और मध्य प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24,10,000 से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं और इस योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे और टूटे मकानों में रह रहे परिवारों के लिए पक्के घर बनवाना है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका दौरे के पहले दिन दोनों देशों के बीच आधा दर्जन करारनामों पर दस्तखत किए और इनमें भारत की मदद से बनने वाला अहम समुद्री रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर भी शामिल है। वहीं साथ ही भारत के सहयोग से श्रीलंका में विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना आगे बढ़ाने के एमओयू पर भी मुहर लगाई गई है। और विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात भी की और विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका के आर्थिक संकट में साल 2022 के दौरान मुहैया कराई गई $2.5 अरब की आर्थिक सहायता पर धन्यवाद भी जताया। और वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने आश्वासन दिया कि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभरने में भारत यथासंभव मदद करेगा। और वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे के साथ हुई मुलाकात में कहा कि भारत की मदद पड़ोसी पहले की नीति और सागर क्षेत्र में सबसे लिए सुरक्षा और विकास के सिद्धांत से प्रेरित है। और वही सोमवार शाम श्रीलंकाई विदेश मंत्री जीएल पेरिस के साथ हुई बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों कई व्यापक समीक्षा की और इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में 6 समझौतों पर दस्तखत किए गए और दोनों देशों के बीच हुए करारनामों में काफी अहम है और एमआरसीसी या मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी स्थापना के लिए भारत $60 करोड़ की सहायता पहले ही मुहैया करा चुका है। वहीं श्रीलंका नौसेना के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इस सेंटर के जरिए श्रीलंका तट के करीब से गुजरने वाले जहाजों को आपदा में मदद मुहैया कराने का पूरा तंत्र बनाया जाएगा। और इस परियोजना के तहत एक सब सेंटर उस हवन टोटा बंदरगाह पर भी बनाया जाएगा जिसे चीन विकसित कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 34वें दिन भी भीषण जंग जारी है और यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बम के गोले अभी भी बरसाए जा रहे हैं और वही मिसाइल से हमले भी किए जा रहे हैं और कीव, खार्किव, लवीव, मारियोपोल, ओडेसे समेत कई और दूसरे शहरों में तबाही का आलम है और डर का माहौल इस कदर बना हुआ है कि अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं और इस युद्ध में हजारों लोग हताहत हुए और वहीं सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान भी चली गई और यूक्रेन के कई इलाकों में खाने पीने की चीजों की काफी दिक्कतें हो गई हैं। लोग अब भूख प्यास की वजह से भी छटपटा रहे हैं। स्कूलों, अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं और कई लोगों का आशियाना उजड़ चुका है और सैकड़ों मासूम बच्चों की जान भी जा चुकी है और जंग से चारों तरफ तबाही ही तबाही है। और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में हो रही ये जंग 2 महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। और वहीं सोवियत संघ से अलग होने के बाद जिस देश को अपने पैरों पर खड़ा होने में करीब 30 साल लगे वो 1 महीने की लड़ाई में करीब करीब तबाह हो चुका है और इस भीषण जंग को रोकने के लिए फ्रांस, तुर्की, इजराइल जैसे कई देश पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं
और इसी का नतीजा है कि बेलारूस में असफल वार्ता के बाद एक बार फिर आज रूस और यूक्रेन बातचीत करने जा रहे हैं। और भारतीय समय के मुताबिक आज करीब दोपहर 12:30 बजे तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि एक मेज पर बातचीत करेंगे। और वहीं बैठक से पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि यूक्रेन रूस की 6 में से 4 शर्तों को मानने के लिए तैयार है, जिसमें यूक्रेन के नाटो में शामिल नहीं होने की शर्त भी शामिल है। और वहीं पाकिस्तान में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के जुगत में लगे, वहीं दूसरी तरफ उन पर कई विपक्ष नेताओं ने हमला करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में पाकिस्तान के विपक्षी दल के PMLN के नेशनल उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने भी पीएम पर निशाना साधा। और मरियम नवाज शरीफ ने एक रैली में पीएम को टारगेट करते हुए कहा कि जब बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पांव रख देती है, और इमरान ने जनता पर अपना पांव रख दिया। और उन्होंने इमरान को चैलेंज करते हुए कहा कि 172 नंबर पूरे करके दिखाओ इमरान खान। और इमरान खान खुद पानी में छलांग लगा लेते हैं और जनता को बचा लेते हैं। और दरअसल पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में 342 सदस्य हैं और पीएम मोदी और पीएम इमरान खान को बहुमत के लिए करीब 172 सांसदों के वोट की जरूरत है, लेकिन उनके पास फिलहाल केवल 155 सांसदों का समर्थन है। और इसी बीच पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी इमरान को घेरते हुए कहा कि इमरान इतना बुज़दिल है कि वो हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था और हमारी फतह हो चुकी है और खान साहब के बचने का कोई रास्ता नहीं है। और वहीं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले ही प्रदेश के मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मदरसा बोर्ड ने कई सख्त कदम उठाए। और यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में इसी क्रम में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए। और नए सत्र से अब प्रदेश के सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में दुआ के साथ राष्ट्रगान का गायन भी करना अनिवार्य कर दिया गया। और वहीं मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के फैसले पर रामनगरी अयोध्या के संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि योगी शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने के बाद से ही लगातार नए नए फैसले आ रहे हैं और इसी सिलसिले में ये फैसला भी आ चुका है। और क्या कुछ कहा गया है, प्रतिक्रिया आप भी सुनिए। पहले तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारे बधाई मंगल कामना। मैं साधुवाद दूंगा योगी जी को। मदरसा ही नहीं, सभी सरकारी संस्थान में होना चाहिए कि अनिवार्य किया। बहुत सुंदर कार्य किया है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, क्योंकि राष्ट्रीयता का पहचान शुरुआत होती है। किसी को तकलीफ इससे नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों मदरसे में मौलवी, मदरसे में पढ़ने वाले, मदरसे के मुतल्लिबी और उसके संचालक को पता नहीं क्यों राष्ट्रगान से इतना तकलीफ क्यों? क्या समस्या? राष्ट्रगान से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? जिस देश का अन्न खाते हो, जिस देश में रहते हो, उसके प्रति वफादारी, उसके प्रति भाव, उसके प्रति निष्ठा राष्ट्रगान में है। तो क्या यहाँ रहने वाले वो जो तथाकथित अल्पसंख्यक कहते हैं, क्या वो राष्ट्रीयता का कोई उनके अंदर? और वहीं बरेली के थाना क्लोडिया में आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने पशु व्यापारी के परिवार के लोगों को बंधक बनाकर तमंचों के बल पर लाखों की नकदी और सोने के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए। और मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने मौके पर मुआयना कर घटना चोरी में दर्ज की है। और वहीं आपको बता दें कि तमंचे की नोक पर ये लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने चोरी की घटना में FIR दर्ज की है। वादी कल्लू पुत्र छुट्टन कुरैशी, मोहल्ला बाबा कॉलोनी, कस्बा केवड़िया के द्वारा थाना केवड़िया पर आकर एक तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि 27/28 मार्च 2022 की रात्रि के लगभग 1:30 बजे 3-4 अज्ञात व्यक्ति इनके घर में पीछे से आ गए और अलमारी, बक्से तथा बेड में रखे कुछ सोने चांदी के जेवर एवं गुल्लक में रखे 15,000 रुपये चोरी करके ले गए।
इस संबंध में थाना केवड़िया पर 457 380 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें टीमें लगा दी गई है। जल्द ही हम इस मामले का पूरा अनावरण करेंगे और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई। वादी कल्लू पुत्र छुट्टन कुरैशी मतलब डकैत कर रहा थे। अच्छा, पता नहीं बाहर कितने थे, 7 आदमी अंदर थे। अच्छा, तो कितने टाइम में घटना हुई? 1:30 बजे का टाइम था। तो इसमें क्या क्या निकल गया? साहब 14.5 तोले सोना है और करीब 4.5 लाख रुपया है। तो कौन कौन घर पे था? हम 4 लोग थे, 2 हम थे, लड़का था, एक हमारा लड़का। वहीं प्रतापगढ़ में 2 प्रेमियों की कोतवाली पुलिस ने सूझबूझ से शादी करवा दी और मंदिर में एक दूसरे का जीवन साथी बनने पर दोनों पक्षों में प्रसन्नता देखी गई। और वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को युगल के बालिग होने का हवाला देते हुए रिश्ते के लिए समझाया बुझाया और वहीं दोनों पक्षों में भी प्रेमी जोड़ों के एक साथ रहने की जिद को देखते हुए आखिरी में रिश्ते को कबूल करने की रजामंदी बन सकी। और इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के सुलहनामा के आधार पर स्थानीय कोतवाली के समीप हरिहर मंदिरम में वर कन्या पक्षों की उपस्थिति में वर और वधू का हिंदू रिवाज से विवाह संपन्न करवाया है। आपका सोनम, तो ये जो शादी हुई है किसी के दबाव में तो नहीं किया आपने? नहीं। जी, अपने मर्जी से किया आपने? हाँ। अच्छा, इस शादी से संतुष्ट है ना आपने? हाँ। कहाँ घर है आपका? आपका? कहाँ का निवास स्थान है? घर कहाँ है आपका? ये जो आज आपने थाने में शादी की है तो ये किसी के दबाव में की है या स्वेच्छा से की है? नहीं, सोचे। अच्छा, तो पहले किन तरीके से क्या कुछ अभी क्या कुछ निर्णय लिया गया आपके द्वारा? अभी सब ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? वहीं औरैया में मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिसकी रोकथाम और शिकंजा कसने के लिए पुलिस अधीक्षक औरैया और अभिषेक वर्मा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक औरैया और शिष्य पाल के निकट पर्यवेक्षण में समस्त क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में एसओजी टीम औरैया और समस्त थानों से कई टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश किए गए और इस चीज के बाद पुलिस को कामयाबी मिली है। जनपद औरैया के अगल बगल के जनपदों में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा गांजा, मादक पदार्थ साथ में चंदन की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर हमारी SWAT टीम द्वारा गोपनीय रूप से कार्रवाई की गई, इसको और डेवलप किया गया और सूचना के आधार पर हमारी SWAT टीम द्वारा थाना बिला द्वारा 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक मोहम्मद बिलाल, ये जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, और दूसरे मनीष कुमार पांडे, ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं, और एक वांछित हैं इसमें जो मोहम्मद आदिल हैं। ये तीनों लोग मिलकर के एक बहुत ही वृहद तरीके से सिंडिकेट के तरीके से यहाँ पर गांजे और चंदन की लकड़ियों की तस्करी किया करते थे।